वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कल्चर इज ऑर्डिनरी बाय रेमंड विलियम्स। इनका ये ऐसे है, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऐसे की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने राइटर को डिस्कस करेंगे। देन हम हर एक पॉइंट को जो है वो इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअली में रेमंड विलियम ने अपने इस ऐसे के थ्रू हमें क्या मैसेज दिया है, उनका क्या कॉन्सेप्ट था, इस ऐसे के बिहाइंड उनकी आइडियोलॉजी एक्चुअली में थी क्या। लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। इनका ये जो वर्क है वो 1958 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद रेमंड विलियम की अगर बात करें तो 31 अगस्त 1921 में इनकी बर्थ हुई थी। 26 जनवरी 1988 में इनकी डेथ हुई थी। वेल्श सोशलिस्ट राइटर थे, एकेडमिक और साथ ही साथ नॉवेलिस्ट राइटर भी थे। इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी अगर हम लोग कल्चरल स्टडीज़ की बात करें तो उसकी जो बेस है वो रेमंड विलियम्स के वर्क्स है। अगर हम लोग कल्चरल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो भी विलियम्स ने हमें दिया है। उसके बाद इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कल्चर एंड सोसाइटी, जो कि कल्चरल स्टडीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग कल्चरल स्टडीज़ को डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली में आज जो हम लोग वर्क पढ़ने वाले हैं वो कल्चरल स्टडीज़ से रिलेट कैसे करता है। सबसे पहले कल्चरल स्टडीज़ एक अलहदा एक फॉर्म, एक टर्म होती क्या है। ये एक ऐसी फील्ड है एकेडेमिया की जिसके अंदर हम लोग किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो हम लोगों ने मीनिंग क्रिएट किया है, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, हमारी क्लास, हमारी एथनिसिटी, हमारा जेंडर, हमारी रेस, आइडियोलॉजी, नेशनलिटी, ये सारा कुछ हमारा बनता कैसे है, वो किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर सभी इकट्ठे होते हैं और वो मिलकर जो है वो हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं, हमारे नज़रियात बनाते हैं, हमारी आइडियोलॉजीज़ बनाते हैं। हम जो वर्ल्ड को देखते हैं, हमारा व्यू कैसे बनता है, इन सब चीज़ों को हम लोग कल्चरल स्टडीज़ कहते हैं। कि हम जो कहते हैं ना कि मेरा स्पेशल कल्चर ये है, ये कल्चर बनता कैसे है, इस चीज़ को हम लोग इसमें स्टडी। उसके बाद आज का हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है कल्चर इज़ ऑर्डिनरी। सबसे पहले हमारे पास कल्चर क्या होता है। कल्चर कोई भी सोसाइटल नॉर्म होती है, कोई वैल्यूज़ होती हैं, कोई बिलीव्स होती हैं जो कि कुछ लोगों के होते हैं, जो सर्टन ग्रुप में एक सर्टन सोसाइटी में रह रहे होते हैं। मीन्स कि आप इंडिया में रह रहे हैं, आपकी एक कम्युनिटी है, आप कुछ वैल्यूज़ को, कुछ बिलीव्स को फॉलो करते हैं। आप आपका रिलीजन डिफरेंट है दूसरों से, आप एक सर्टन कुछ आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, आप उनको फॉलो करते हो ना, तो उस चीज़ को कल्चर कहा जाता है। उसके बाद ऑर्डिनरी क्या होता है, नॉर्मल, कॉमन मैन, मैं, आप, हम सब जो नॉर्मल मैन है, इस सब को क्या कहते हैं, कॉमन मैन, या फिर हम नॉर्मल चीज़ कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना एक ऑर्डिनरी मैन, एक ऑर्डिनरी थिंग, कि मुझे जो है वो एक ऑर्डिनरी मैन बनना है, ऑर्डिनरी थिंग बनना है। तो एक्चुअली में रेमंड विलियम ने इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि एक्चुअली में कल्चर इज़ ऑर्डिनरी। मीन के कल्चर एक्चुअली में होता क्या है कि एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैज़ इट्स ऑन शेप। कि हमारी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डिफरेंट सोसाइटीज़ रह रही हैं, हर एक सोसाइटी जो है उसकी अपनी एक शेप है, उसका अपना एक मीनिंग है, वो जो उसको अपने डिफरेंट एक तरीके से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, हर किसी का अपना एजुकेशनल सिस्टम डिफरेंट है, अपना कल्चर सिस्टम डिफरेंट है। हर किसी का कल्चर, हर किसी का रिलीजन, हर किसी की ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ सबकी डिफरेंट हैं। और हर कोई जो है वो उसको डिफरेंट तरीके से जो है, एक डिफरेंट वे से जो है वो एक्सप्रेस करता है। और कहते हैं कि अगर कोई एक सोसाइटी को जो है ना वो बनाना चाहता है, कोई एक ऐसी सोसाइटी जो कि प्रोग्रेस करे, जो, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर इक्वालिटी हो, तो चाहिए कि जो कॉमन मीनिंग्स हैं और जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी जो कॉमन मीनिंग्स हैं, डायरेक्शंस, इनका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बनी हो, जो सभी इंसानों के लिए बनी हो, जो सभी इंसानों को फ़ायदा दे, ऐसी चीज़ को ढूंढना चाहिए। और कल्चर इज़ ऑर्डिनरी, मतलब कि कल्चर जो है वो किसी पर्टिकुलर इंसान से एसोसिएटेड नहीं है कि एक इंसान अमीर है, वो जो हमें बताएगा हम वही करेंगे। वो जो कल्चर हमें देगा, हमें बताएगा कि ये वैल्यू ऐसे है, ये रिलीजन ऐसे है, आप इसको फॉलो करो, उससे एसोसिएट करना है, तो कल्चर इस तरह नहीं बनता। कल्चर जो है वो कॉमन मैन से बनता है, जो सभी कॉमन मैन जो हैं वो इक्वल हैं, और इक्वलिटी के बेस पे जो है वो कल्चर को ग्रो करना। अब विलियम्स ने हमारे पास कल्चर के दो एस्पेक्ट्स रखे हैं। कहते हैं कि कल्चर के ना दो एक अहम पॉइंट्स होते हैं। वो ये होते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो नॉन मीनिंग्स एंड डायरेक्शंस, कि कुछ जो नॉलेज है वो हमारे पास ऑलरेडी होता है, कुछ डायरेक्शंस हमें पता होती हैं, कुछ मीनिंग्स जो हैं वो हमें पता होते हैं, कुछ वैल्यूज़ हमें पता होती हैं।
बट सेकंड जो है वो न्यू ऑब्जर्वेशंस एंड मीनिंग्स। विद इन द एज जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने कल्चर में उन चीज़ों को ऐड करते रहते हैं। तो कल्चर क्या होता है? कल्चर कुछ हमारे अंदर होता है और कुछ हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है कल्चर को क्या बनाती हैं? कल्चर इज़ ऑर्डिनरी। स्टार्ट होता है तो विलियम सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि मैं जो हूँ वो एक वर्किंग क्लास हूँ, मेरी फैमिली जो है वो एक वर्किंग क्लास है, कि हम लोग फार्मर्स हैं, हम एग्रीकल्चर जो सिस्टम है हम उससे बिलोंग करते हैं। इस चीज़ को वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि जो हमें फर्दर जितने भी हमें पॉइंट्स मिले हमें पता चल सके कि एक्चुअली में विलियम्स की जो बेस है वो खुद एग्रीकल्चरल है। तो वो उन बेस के अलावा जो है जो अब जो रेवोल्यूशन हो रहा है तो वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपना पूरा एक चाइल्डहुड मेमोरी है उसको शेयर किया है कि किस तरह से ये वहाँ पे रहते थे अपने फार्म्स में, वहाँ किस तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम होता था, उन सब चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया है। सबसे पहले जो इन्होंने टाइटल दिया है अपने इस ऐसे को उसको जस्टिफाई किया है कि किस तरह से जो कल्चर है वो ऑर्डिनरी है क्यों? ये इसलिए ऑर्डिनरी है क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो कॉमन है, कि जो हर ह्यूमन बीइंग है उसका जो एक्सपीरियंस है वो कॉमन है। वो किसी ऐसे इंसान से हम एसोसिएटेड नहीं करते जिसको हम लोग कहते हैं रिच क्लास, हमारे हायर क्लास, यहाँ पे ऐसी क्लास जो कि हमारी सोसाइटी की जिनको बहुत इंपॉर्टेंट लोग समझा जाता है। यहाँ पे हम अपर क्लास और लोअर क्लास का जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कि ये जो कल्चर इज़ ऑर्डिनरी क्योंकि हम इसके अंदर हम जो डेली की रूटीन है उसको डिस्कस करते हैं, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है उसको डिस्कस करते हैं, हम कॉमन मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम न्यू क्रिएटिविटी की तरफ भी जाते हैं। जो न्यू हमारे आइडियाज़ हैं हम उनको भी क्रिएट करते हैं, हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको भी अपने कल्चर में ऐड करते हैं। और ये जो डिस्कवरी और क्रिएटिव एफर्ट का जो पूरा प्रोसेस है वो जारी रहता है। कल्चर कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि एक दफ़ा अडॉप्ट कर लिया गया और वो हमेशा वैसा ही रहता है। कल्चर जो है विद इन द टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। कल्चर जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता क्योंकि कल्चर एक एक्टिव और हमेशा चेंजिंग चीज़ है कि इसमें चेंज आता रहता है वक़्त के साथ-साथ। विलियम्स कहते हैं कि ये कोई एलिटिस्ट एक्टिविटी नहीं है, कि ये ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है कि हम इसको जो है वो हाई क्लास से एसोसिएट कर देते हैं कि जो अमीरों ने हमें कल्चर दिया है हमने वही अडॉप्ट करना है। ये एक नॉर्मल चीज़ है कल्चर, जो कि नॉर्मल लोगों का कल्चर होता है, आम इंसान का जो होता है, उन सबसे मिलकर जो है वो कल्चर डेवलप होता है। फिर कहते हैं कि कोई कल्चर ऐसी स्नॉबी टी शॉप नहीं है कि जिसके ऊपर जो अमीर क्लास है वो बैठ के बातें कर रही हैं और कि हमने जो कल्चर डेवलप करना है वही गरीबों तक जो है वो कल्चर। यहाँ पे कल्चर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई मजाक उड़ाया जाता है कि डू गुडर्स और जो हाई ब्राउज वाले हैं वही, और जो सुपीरियर खुद को समझते हैं कि हम लोग जो हैं हम इनके जो किंग्स हैं और हम जो इनको वैल्यूज़ देंगे, बिलीफ्स देंगे, कस्टम्स देंगे, ये इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। बट ऐसा नहीं है। लिटरेचर जो है वो कॉमन मैन के लिए है, आर्ट्स जो है वो कॉमन मैन के लिए है, और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको जो है वो जो पार्टिसिपेट नहीं किया जाता ना, कि लिटरेचर, आर्ट्स इन सब में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता कि लिटरेचर जो है वो तो हाई क्लास सोसाइटी का लिटरेचर होता है, या फिर जो लिटरेचर क्लासिकल लिटरेचर लिखा जाता है या जितना भी मॉडर्न लिटरेचर लिखा जाता है ये तो हाई क्लास से बिलोंग करेगा, वो लिखेंगे, वो हमें बताएंगे कि एक्चुअली में है क्या सोसाइटी में, तभी हम उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आर्ट्स की बात की जाए तो आर्ट्स में भी हाई क्लास को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कहते हैं कि ये जो सारी है ना ये डिस्ट्रक्टिव मिथ है। ये जो ऑर्डिनरी पीपल को मासेस कह दिया जाता है ना, और जो एलिटिस्ट पीपल हैं वो खुद को जो है वो सुपीरियर कंसीडर करवाते हैं, ये एक रॉन्ग वे है, ये एक डिस्ट्रक्टिव मिथ है, ये सोसाइटी को जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले। बाद विलियम्स ने मासेस थ्योरी को लिया। अब मासेस थ्योरी जो हमने हमने सबने पढ़ी हुई है, जो कि सोशल, इकोनॉमिकल और एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, जिसके अंदर किस चीज़ को डिस्कस किया जाता है कि जो रूलिंग क्लास है वो किस तरह से हमारी लेबर क्लास को डिस्टर्ब करती है, उन पे अपना इम्पैक्ट रखती है, और किस तरह से रूलिंग क्लास जो है वो एक क्लास स्ट्रगल सिस्टम जो है वो क्रिएट करती है सोसाइटी में। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम था उस पे जो क्रिटिक है वो मार्क्सिज्म में किया गया था। इसके पॉइंट्स के जो है विलियम्स ने लिया, उनको डिस्कस किया है, और आगे विलियम ने उनको फिर रिजेक्ट किया है, उनके अगेंस्ट गए हैं विलियम। इंस्पायर हुए बट उनके अगेंस्ट हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के। अब वो किस तरह से है इनके पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। मार्क्सिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे विलियम्स ने इनके पॉइंट को किस तरह से रिजेक्ट किया है।
मार्क्सिस्ट वाले कहते हैं कि जो कल्चर है ना वो पूरा का पूरा हमारा एक वे ऑफ लाइफ होता है जो कि हम लोग पूरी ज़िंदगी जैसे अपनी गुजारते हैं। वो हमारा कल्चर होता है, वो हमारी कल्चर रिप्रेजेंटेशन होती है। कहते हैं कि जो आर्ट्स है ना वो पार्ट होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, और जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जब इकोनॉमिक चेंज होता है मतलब कि वो फिर जो आर्ट है उसको भी अफेक्ट करता है, और जब आर्ट को अफेक्ट करे तो मीन ऑब्वियसली हमारा कल्चर है जो है ना वो भी उससे इफेक्ट होगा। अब इस चीज़ को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया यहाँ तक कि कल्चर जो है आर्ट से रिलेट करता है। तो मतलब कि हम लोग उसको इंटरप्रेट भी उसी टर्म्स में फिर करते हैं। जब आर्ट्स चेंज हुआ तो मतलब कल्चर चेंज हुआ, तो हमने उसी तरह से कल्चर को भी इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया। अब जब कहते हैं कि इन रिलेशन टू इट्स अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके अंडर जो लोग हैं उनको जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारी सोसाइटी को बना रहे हैं वो कौन लोग हैं? एलिटिस्ट क्लास, हमारी अमीर लोग। मतलब कि कहते हैं कि अमीर लोगों को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, उनके वैल्यूज़ को, उनके कल्चर को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को पहले तो विलियम्स ने पढ़ा, उसको एक्सेप्ट भी किया, फिर उसको रिजेक्ट किया, और अपने रिजेक्ट इस तरह से किया अपने पॉइंट। विलियम्स ने मार्क्सिस्ट का ये पॉइंट पढ़ लिया कि हमारी जो रूलिंग क्लास है हमें उसको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। विलियम कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं जो हूँ ना वो एक क्लास डोमिनेटेड कल्चर में रहता हूँ, जाके अपर और लोअर क्लास दोनों का कॉन्सेप्ट है। और जो एजुकेशन है वो भी लिमिटेड है ना, कि जो हाई क्लास है उसको एजुकेशन ईजिली मिल जाती है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब तबका है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता उस एजुकेशन को। फिर ये डिसएग्री आगे करते हैं, कहते हैं कि दैट द मासेस आर इग्नोरेंट। ये जो कहा जाता है ना कि मासेस जो हैं वो एक जाहिल कौम है, या फिर उनको जो है वो इग्नोर करना चाहिए हमेशा, ये एक इलीगल है, ये एक अनएथिकल बात है। विलियम कहते हैं कि मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो हमारा हेरिटेज है, जो हम हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमें उनके आर्ट्स को पढ़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने टोटली विलियम ने उस चीज़ को रिजेक्ट किया है कि जो कहते हैं ना कि हम जो मासेस हैं, हम ऑर्डिनरी जिनको हम कहते हैं आम लोग, गरीब लोग, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें ज़्यादा डीपर मीनिंग लेना है तो, कि वो इन नेशनल आर्टिस्टिक और इंग्लिश कल्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को जो है वो इन्होंने रिजेक्ट किया है। कहते हैं कि जो क्लास सिस्टम है वो है, उसको माना जाता है कि एजुकेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो भी एक तबके को मिलते हैं, मतलब कि एक सोसाइटी को मिलते हैं, एक ग्रुप को मिलते हैं, बट एक को नहीं मिलते। बट ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना कि हमें जो है वो जो इलिटिस्ट क्लास है उनको पढ़ना चाहिए, जो रूलिंग क्लास है उनको पढ़ना चाहिए। अच्छी बात है उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन मासेस को जो है वो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आम आवाम को, कॉमन मैन को जो है वो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि ना जो हमें डायरेक्ट हम पे जो इम्पोज कर दी जाती हैं चीज़ें कि इस कल्चर को फॉलो करो, इन रूल्स को फॉलो करो, ये सब जो है ना वो इन्होंने इससे डिसएग्री किया है, उस चीज़ को रिजेक्ट किया है। कहते हैं कि जब डिफरेंट सिस्टम या फिर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो इससे हम न्यू आर्ट्स और लर्निंग जो है ना उसके वेज लेके आएंगे। हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे, हम एक नई वर्ल्ड जो है कल्चर की जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो हमने मार्क्सिस्ट वालों को पढ़ लिया, उनके पॉइंट क्या थे, और जो साथ ही साथ विलियम्स ने उनको कैसे रिजेक्ट किया, हमने उस पॉइंट को भी क्लियर कर लिया। अब जो है ना हमारे सेकंड जो यहाँ पे राइटर आता है वो है लिविस। इसको भी इन्होंने पढ़ा, इससे इंस्पायर भी हुए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन उनको भी इन्होंने पढ़ के रिजेक्ट किया। अब वो रिजेक्ट किया है, वो आर्गूमेंट्स भी हम इनके देखेंगे। एक्चुअली में अगर लिविस के बारे में आपको नहीं पता तो ये भी इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक हैं। तो इनके क्या पॉइंट्स थे कल्चरल स्टडीज़ के हवाले से, हम उसको डिस्कस करते हैं, और देन जो है विलियम ने क्या अपना रिस्पॉन्स दिया हम उसको भी डिस्कस करते हैं। लिविस ने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसने क्या किया कि हमारा जो ट्रेडिशनल इंग्लिश कल्चर था उसको तबाह कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तबाह कैसे किया? ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लैंड्स जिसको पहले फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जहाँ पे फसलें उगाई जाती थी, अब वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू होगी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बनी, तो मीन्स के इंग्लिश जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो तो डिस्ट्रॉय हुआ। यहाँ तक तो बात ठीक थी। और वो उसके बाद कहते हैं कि जब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ना इंग्लिश कल्चर को, उसके बाद हमारे पास एक चीप एंड वल्गर मैथ कल्चर और एक डल्ड ऐसी चीज़ छोड़ दी जिसका जो है वो ह्यूमन रिस्पॉन्स को कर ही नहीं। लेविस फर्दर कहते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, या फिर जो ये वल्गरिटी आई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है एजुकेशन। एटलीस्ट थोड़े लोगों के अंदर, उनके छोटे-छोटे माइंड्स में जो थोड़ा-सा एजुकेशन होगी, थोड़ी-सी उनके अंदर नॉलेज होगा कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस कदर हमारी जो डिस्ट्रक्टिव है हमारी सोसाइटी के लिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए।
इन पॉइंट्स को विलियम्स ने पढ़ा। अब विलियम्स का रिस्पॉन्स देखते हैं। विलियम्स ने लेविस के इन पॉइंट्स को पढ़ा, इनकी आइडियोलॉजी को पढ़ा, उनसे इंस्पायर हुए। इंस्पायर क्यों हुए थे, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि विलियम का जो बैकग्राउंड था वो फार्मिंग से था, मतलब कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था उनका। उनके जो पेरेंट्स थे या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स थे, वो जो है वो फसलें वगैरह उगाते थे और फार्मिंग करते थे। तो उनसे इंस्पायर हुए कि यस, ये तो ठीक है कि जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसने जो इंग्लिश का जो कल्चर था ट्रेडिशनल, उसको तो डिस्ट्रॉय किया है। बट इन्होंने उसके साथ रिजेक्ट भी किया अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। उन्होंने उसके रीजंस बताए हैं कि उन्होंने क्यों इस अकॉर्डिंग टू विलियम्स कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसने जो है वो हमारी जो डेली लाइफ है बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आई है। इंडस्ट्रियल जो मटेरियल है उससे इम्प्रूवमेंट्स आई है, उससे फ्रीडम बढ़ा है, पावर बढ़ा है। क्योंकि ये जो इम्प्रूवमेंट्स आई है ना, जैसे कि अगर हम लोग फार्मिंग की बात करें तो कितनी सारी नई मशीन्स आ गई हैं। हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट अब तरीके आ गए हैं ना, डिफरेंट तरीक़ों से फसलें लोग उगाते हैं। हम अगर अपना एग्रीकल्चर सिस्टम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें एडवांसमेंट आ चुकी है। तो इस हवाले से है विलियम कह रहे हैं कि ये जो पहले तरीके चाहिए थे ना कि होने के कम वक्त में हम ज़्यादा काम कर सकें, पहले वो नहीं होते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वो आए। इस वजह से ये इस चीज़ को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। टेक्नोलॉजी की वजह से पावर में इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, बहुत ज़्यादा अगलीनेस नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा जो फिल्थी जो इन्वायरमेंट है वो नहीं होता। जो ये पहले हमें ऐसे सेफ जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी वो हमारे पास पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ऑब्वियसली हमारे पास अब वो मौजूद हैं। बाद इन्होंने मासेस का कॉन्सेप्ट दिया है। कहते हैं कि ना ये जो ऑर्डिनरी पीपल को, नॉर्मल मैन को, कॉमन मैन को या फिर एक गरीब इंसान को, पुअर मैन को, जो मासेस का कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है ना कि उनको इंक्लूड किया जाता है मासेस में, तो वो एक्चुअली में मैसेज में उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये एक मिथ है जस्ट, और कुछ नहीं है। ये एक वे है जिसके थ्रू जो है एक लेंस बना हुआ है जिसके थ्रू कुछ लोगों को जज किया जाता है। मतलब कि हमारी जो एलिटिस्ट क्लास है वो जज करती है हमें इस लेंस के थ्रू। फर्दर कहते हैं कि जो बैड न्यू कमर्शियल कल्चर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बनता है ना, ये इस वजह से बनता है कि उनको जब मैसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो दे दिया जाता है, लो क्लास का दिया जाता है, उनको एहसास दिलवाया जाता है कि तुम लोग इन्फीरियर हो एलिटिस्ट क्लास के, और एलिटिस्ट क्लास जो है वो सुपीरियर है। मतलब कि ये फील कौन करवाता है, हमारी एलिटिस्ट क्लास, हमारा कैपिटलिस्टिक सिस्टम, हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो रूलिंग क्लास है वो फील करवाती है। और फिर कहते हैं कि कुछ जो ऐसे लोग भी हैं वो जब इस चीज़ को मानते हैं कि जो बैड न्यू कमर्शियल कल्चर बनता है ना, वो इस वजह से बना है कि हमने इन लोगों को एजुकेशन के प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं किया था, जबकि ये एक रॉन्ग वे है। क्योंकि उन ये जो बैड न्यू कमर्शियल कल्चर आया है ये इस वजह से आया है कि आपने उनको आइडियोलॉजी दी, आपने उनको कॉम्प्लेक्स दिया, आपने उनको कहा कि आप इन्फीरियर हो, आपने कहा कि जो कल्चर हम देंगे आप वही जो है वो उसको अडॉप्ट करें, आप वैसे ही अपनी एक लाइफ कि जो बैड कल्चर है ना तो वो एक गुड कल्चर लेके आता है, या फिर गुड कल्चर जो है ना तो उससे एक बैड कल्चर ड्राइव हो के आता है। एक्चुअली में हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कल्चर एक्सपैंड करता है। डिफरेंट लोग, डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट क्लास सिस्टम्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ह्यूमंस, डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट रिलीजियस वैल्यूज़। तो जब ये सब कुछ डिफरेंट चीज़ें मिक्स होती हैं ना, तो अलग-अलग कैटेगरी का जो कल्चर है वो डेवलप होता है। किसी का कल्चर अगर हम लोग कहें लो है तो हाई कल्चर, इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज़ बनती हैं। तो इस तरह से जो हमारा कल्चर है वो भी एक्सपैंड होता है और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो भी एक्सपैंड होते हैं। तो यहाँ तक था इनका एसे जिसको हमने डिस्कस किया है। बट इनका जो मेन मैसेज था इस एसे के अंदर वो यही था कि जो कल्चर है हम उसको अपर क्लास से एसोसिएट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि जो हमारी रिच क्लास है वो हमें बताएगी कि हमने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है, हमने किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को अनफॉलो करना है। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक वे है लाइफ का, अपनी ट्रेडिशंस हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं, और कॉमन मैन जो है उसका जो कल्चर है वही प्रोग्रेस करता है। क्योंकि अगर सोसाइटी बनानी है तो वो कॉमन मैन से बनती है। सिर्फ एक अगर आप रूलिंग क्लास को ले लें और उनकी एक सोसाइटी बना दें तो वो एक रूलिंग सोसाइटी ही बन जाएगी। उसमें कॉमन मैन तो कहीं नहीं होगा।
जबकि एक सोसाइटी को बनाने के पीछे जो बैकबोन होती है, एक कंट्री को बनाने के पीछे एक बैकबोन जो होती है, वो उसका कॉमन मैन होता है, वो उसकी लेबर क्लास होती है। लेबर क्लास अगर मेहनत नहीं करेगी तो रूलिंग क्लास जो है वो इतने जो वो कैपिटलिस्ट बनते जा रहे हैं वो नहीं बन सकते कभी भी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।